नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने जाना कि किस तरह अशोक ने धर्म यात्रा की शुरुआत की और लुम्बिनी से कपिलवस्तु, फिर बोध गया और फिर सारनाथ पहुंचे। अब सुनिए आगे की कहानी। जैसा हमने पिछले अंक में जिक्र किया कि अशोक ने सारनाथ में शिलास्तंभ पर एक लेख भी खुदवाया। उसी स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए 4 सिंह बनवाए, जो जीवित सिंह जैसे ही प्रतीत होते हैं। इसी स्तंभ के सिंह वाले शीर्ष भाग को भारत सरकार की राजमुद्रा में रखा गया है। स्तंभ के नीचे का धर्म चक्र अशोक चक्र कहलाता है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच शान से बनाया गया है। इसके बाद सम्राट अशोक आगे कहां-कहां पहुंचे, चलिए जानते हैं। अभी से लगभग 2200 साल पहले, जब शस्त्र बल ही साम्राज्य का आधार माना जाता था, उस समय अशोक जैसे भारतीय शासक ने दिलों को जीतने का सपना देखा और प्रजा के हित और नैतिक आचरणों को अपनी शासन पद्धति का आधार बनाया। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए 84,000 स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया, जिन पर आदर्श वाक्य और आदेश लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख आज भी प्राप्त होते हैं। उन स्तंभों की बनावट अशोक के काल की वास्तुकला का नायाब नमूना है। सारनाथ के बाद अशोक कुशीनगर पहुंचे और फिर वैशाली भी गए। दोनों ही जगह उन्होंने अनेक स्तूप स्मारक बनवाए। अशोक अब प्रजा का हृदय दंड या भय से नहीं, बल्कि प्रेम से जीतने में विश्वास करने लगे थे। कलिंग विजय के बाद मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद अशोक ने फिर कभी कोई युद्ध नहीं किया। अब ना तो उसके मन में साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा थी और ना ही कोई राज्य जीतने की इच्छा। वो तो अब बस अपनी जनता से अपनी संतान के समान ही प्रेम करता था और उनके हित के लिए हर संभव कार्य करता था। कहा जाता है कि आज के नेपाल की भूमि भी अशोक के साम्राज्य में शामिल थी। वहां सम्राट ने ललितपुर नाम का एक नगर बसाया था, जो आज भी विद्यमान है। अशोक के बनवाए हुए स्तूप और विहार वहां मिलते हैं। वहां स्वयं सम्राट अशोक अपनी पुत्री चारुमती तथा जमाता देवपाल के साथ गए थे। आज उस नगर को पाटन भी कहते हैं। अशोक के विशाल साम्राज्य की ये कहानी एक अलग मोड़ ले चुकी थी कलिंग युद्ध के बाद, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। वास्तव में अशोक का साम्राज्य बहुत ही विशाल था। अशोक से पहले और बाद का कोई भी सम्राट इतने विस्तृत साम्राज्य का स्वामी नहीं बना है। कलिंग, जिस युद्ध के बाद अशोक का हृदय बदला, उसके आसपास बहुत ही जंगली जातियां रहा करती थीं। उन्हें काबू में करने के लिए सम्राट अशोक के राज कर्मचारियों ने जब आज्ञा मांगी, तो उसने आदेश दिया कि धर्म मार्ग द्वारा ही सभी को वश में किया जाए, शस्त्रों का इस्तेमाल ना किया जाए। कहा जाता है कि इसी वजह से कुछ विद्वानों का मत है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए भी मुख्य रूप से अशोक ही उत्तरदायी है। उनके अनुसार मौर्य साम्राज्य की स्थापना उसकी सैनिक शक्ति से हुई थी और रक्षा भी सैनिक शक्ति के द्वारा ही हो सकती थी। लेकिन
अशोक ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर युद्ध से मुंह मोड़ लिया। अशोक की कहानी में आगे क्या हुआ, जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में।